हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि मिट्टी के घड़े की शोभा ठंडे पानी से होती है। मिट्टी के घड़े की शोभा ठंडे पानी से होती है, उड़ती लहरों की शोभा समुद्र की रवानी से होती है। क्या रखा है दूसरों की कहानियां लिखने और पढ़ने में, इंसान की शोभा अपनी जिंदगी की कहानी से होती है, अपनी जिंदगी की कहानी से होती है। मेहनत का नशा कीजिए दोस्तों, बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। अगर बुरी आदतें वक्त रहते ना बदली जाए तो यही बुरी आदतें आपका आने वाला फ्यूचर बर्बाद कर सकती है, आपके आने वाले भविष्य को बर्बाद कर सकती है। इसलिए मेहनत का नशा करो, अधिक से अधिक मेहनत करो, एक न एक दिन निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, कल की क्लास में हमने राव जोधा के बारे में अध्ययन किया था कि राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर बसाया गया, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया, वहीं पत्नी जसमादे की याद में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया गया। उसी रानीसर तालाब से मेहरानगढ़ दुर्ग में पेयजल की आपूर्ति की जाती थी। रजिया भांबी की मेहरानगढ़ दुर्ग में बलि दी गई थी और उसके परिवार को जो भूमि दी गई वह राजपाल के नाम से जानी जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, कल की क्लास में एक चैलेंज क्वेश्चन भी दिया था कि मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, जिसका जवाब होगा सोजत पाली की, यानी सोजत की सजने वाली मेहंदी प्रसिद्ध है तो वहां के फैलने वाले फालना के छाते प्रसिद्ध है। यानी सोजत की सजने वाली मेहंदी प्रसिद्ध है तो वहां के फैलने वाले फालना के छाते प्रसिद्ध हैं। इसका जवाब देने वाले विद्यार्थियों में बंटी यादव गुहाला, सीमा यादव गुहाला, रोहित यादव गुहाला, विजय यादव गुहाला, अंकित मेचू पोषाणा, अंशुमान सिंह धमोरा, चंदा सैनी इंदरपुरा जैसे मुख्य विद्यार्थी थे जिन्होंने इस प्रश्न का सटीक जवाब दिया। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, आज हम राव जोधा के पुत्रों के शासनकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो दोस्तों, राव जोधा के 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? राव जोधा के 5 पुत्र थे, जिनमें से मैं 3 का नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले पुत्र का नाम राव सातल, दूसरे पुत्र का नाम राव सूजा, तीसरे पुत्र का नाम राव बीका। देखो, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि राव जोधा के 5 पुत्र थे, जिनमें से 2 को इतिहास ने सुझा दिया, एक को तुम लोगों ने सुझा दिया, यानी मैंने सुझा दिया या आपने सुझा दिया। यानी 3 लोग इतने खास नहीं है। जिनमें राव बीका तो कहां जाकर बिका था? बीकानेर में, यानी बीका जाकर बिका था बीकानेर में, जिसने 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश में राठौड़ सत्ता की नींव रखी थी। अही छतरपुर, जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है, उसको राजधानी बनाया था। और अंत में 1488 ईस्वी में आखा तीज के दिन, यानी वैशाख शुक्ला तृतीया को राव बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। इसके बाद राव बीका के चले जाने के बाद बचा कौन? राव सातल और राव सूजा, जिसमें पहले शासक बनता है राव सातल और उसके बाद शासक बनता है राव सूजा, जिसे आपने सुझा दिया था। अब राव सातल है, उसका शासनकाल कब से कब तक था, यह आप सभी को पता होना चाहिए। राव सातल का शासनकाल 1489 से 92 ईस्वी तक था। राव सूजा का शासनकाल कब से कब तक था? राव सूजा का शासनकाल 1492 से 1515 ईस्वी तक था। लेकिन हमें यहां सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? राव सातल के बारे में। जोधा ने जोधपुर बसाया, बीकानेर बसाया, वहीं राव सातल ने सातलमेर बसाया। यानी राव सातल ने सबसे पहले सातलमेर नामक
नगर बसाया था। सातलमेर नामक नगर बसाया किसने? राव सातल ने। राव सातल किसका बेटा था? राव जोधा का। अब आपसे कोई पूछे कि सातलमेर कहाँ है? जैसलमेर में। तो ध्यान रखना है कि राव सातल ने जैसलमेर में सातलमेर नामक नगर बसाया। आप सभी ने रामदेव जी का नाम सुना होगा। रामदेव जी ने एक राक्षस का वध किया था, उसका नाम था भैरव। तो रामदेव जी के द्वारा भैरव नामक राक्षस का वध भी कहां किया गया था? सातलमेर में ही किया गया था। किसमें किया गया था? सातलमेर में ही किया गया था। और यह सातलमेर उस समय पोकरण की राजधानी था। किसकी राजधानी था? पोकरण की राजधानी था। अब कई बार ये भी पूछ लिया था कि पोकरण इसका नाम कैसे पड़ा। देखो, रामदेव जी के पास मक्का से 5 पीर आए थे और उन्हीं पीरों के रामदेव जी के पास आने के कारण पोकरण इसका नाम पड़ चुका था। तो ध्यान देना है कि मक्का से 5 पीर रामदेव जी के पास आए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पोकरण। और सातलमेर किसकी राजधानी होता था? पोकरण की राजधानी होता था। राव सातल जब गद्दी पर बैठा तो उसके गद्दी पर बैठते ही उसके अजमेर के शासकों के साथ संघर्ष शुरू हो गए थे। लेकिन मेन जो संघर्ष हुआ था वह हुआ था अजमेर के शासक मल्लू खां के साथ। क्यों? क्योंकि मल्लू खां का एक सेनापति था जिसका नाम था गुड़ले खां। तो ध्यान दे, कोई भी आपसे पूछे कि राव सातल के समय अजमेर का शासक कौन था? राव सातल के समय अजमेर के शासक का नाम था मल्लू खां। क्या नाम था? मल्लू खां। इस मल्लू खां का एक सेनापति था। मल्लू खां का क्या था? एक सेनापति था जिसका नाम था गुड़ले खां। क्या नाम था? गुड़ले खां। यह गुड़ले खां एक बार क्या होता है, जोधपुर में पिपाड़ नामक स्थान पर आ जाता है। कहां जाता है? जोधपुर में पिपाड़ नामक स्थान पर आ जाता है। और यहां पर क्या होता है, कुछ कन्याएं गणगौर की पूजा कर रही होती है। किसकी पूजा कर रही होती है? गणगौर की पूजा कर रही होती है। ध्यान देना, किसकी पूजा कर रही होती है? गणगौर की। आपने सुना ही होगा, काचा काचा गोबड़िया कुण काडे राज, ईश्वर सिंह बरतार गोराबाई काडे राज, सुना होगा। तो गणगौर की पूजा कर रही होती है। यहां पर एक प्रश्न ये भी उठ जाता है कि गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है, यानी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? गणगौर का त्योहार। तो गुड़ले खां क्या करता है, यहां पर पूजा कर रही 140 कन्याओं को, कितनी कन्याओं को? 140 कन्याओं को उठा ले जाता है। क्या करता है? उठा ले जाता है। इस बात की जानकारी किसको मिलती है? राव सातल को, क्योंकि यहां का राजा कौन है? राव सातल है। तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती कि इन कन्या को छुड़वाए? तो ये अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक सेना लेकर कहां पहुंच जाता है? पिपाड़ पहुंच जाता है। और वहां पर मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां के साथ संघर्ष करता है और इसके क्या कर देता है? हत्या कर देता है और इन 140 कन्याओं को छुड़वाता है। कौन? राव सातल। कौन छुड़वाता है? राव सातल। हत्या किसकी कर देता है? गुड़ले खां की। गुड़ले खां कौन है? मल्लू खां का सेनापति। मल्लू खां कौन है? अजमेर का शासक है। और गुड़ले खां की हत्या कौन कर देता है? राव सातल कर देता है। राव सातल कहां का शासक है? मारवाड़ का शासक है। कहां पर हत्या करता है? पिपाड़ नामक गांव में। पिपाड़ कहां है? जोधपुर में। कितनी कन्याओं का गुड़ले खां अपहरण कर लेता है? 140 कन्याओं का। कन्याएं क्या कर रही होती है? गणगौर की पूजा कर रही होती है। तो इसे हम पिपाड़ का युद्ध भी कह सकते हैं। कौन सा युद्ध कह सकते हैं? पिपाड़ का युद्ध भी कह सकते हैं कि राव सातल ने पिपाड़ के युद्ध में मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां की हत्या कर दी थी और 140 कन्याओं को उसके चंगुल से छुटवाया था। तो ध्यान रखना है
कि गुड़ले खां के हत्या करके राव सातल ने 140 कन्याओं को जब छुड़वाया, तब उसने क्या किया कि गुड़ले खां के शरीर को तीरों से छेद दिया, यानी तीर ही तीर लगा दिए, तीरों से छेद दिया। तो ये 140 कन्याएं खुशी के मारे क्या करती है, इस गुड़ले खां के शरीर को पूरे मारवाड़ में घुमा देती है। और यहीं से एक नृत्य की शुरुआत होती है, जिसे कौन सा नृत्य कहा जाता है, गुड़ला नृत्य कहा जाता है। कोई भी आपसे पूछे कि गुड़ला नृत्य कहां किया जाता है, मारवाड़ में किया जाता है। क्या होता है, राव सातल इसके शरीर को तीरों से भेद देता है, जिसके कारण 140 कन्याएं इसे पूरे मारवाड़ में घुमा देती है, जिसे कौन सा नृत्य कहते हैं, गुड़ला नृत्य कहते हैं। लेकिन आपसे कोई प्रश्न पूछे कि गुड़ला नृत्य की शुरुआत किसने की, गुड़ला नृत्य की शुरुआत किसने की, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, गिंदोली ने। देखो, गुड़ले खां की एक पुत्री थी जिसका नाम था गिंदोली। क्या नाम था, गिंदोली। ये क्या थी, गुड़ले खां की पुत्री थी। ये कहा जाता है कि राव सातल गुड़ले खां की पुत्री गिंदोली का अपहरण कर उसे मारवाड़ ले जाता है और रंग महल में रखता है। बाद में इसी गिंदोली ने राव सातल की आज्ञा से, उसकी परमिशन से गुड़ला नृत्य शुरू किया था। कौन सा नृत्य शुरू किया था, गुड़ला नृत्य। तो कोई भी आपसे पूछे कि मारवाड़ में गुड़ला नृत्य की शुरुआत किसने की, तब जवाब होना चाहिए गिंदोली ने। गिंदोली कौन थी, गुड़ले खां की पुत्री थी। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि गुड़ला नृत्य क्या है। थोड़ा समय आप सभी को विस्तार में बता देता हूं, तब तक आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा, वेरी गुड, शाबाश। तो दोस्तों देखो, गुड़ला नृत्य क्या होता है। आपने मटका तो देखा ही है, मटका तो देखा ही है, ऐसा ही होता है। अब जैसे मान लो ये कौन है, गुड़ले खां है। ये कौन है, ये मैंने बना दिया, इसके बाल बना दिए, ये मैंने इसके आंखें बना दी, ये मैंने इसका नाक बना दिया, ये मैंने इसका मुंह बना दिया। ये कौन है, गुड़ले खां है। ये मान लो गुड़ले खां है, मटका मत मान लो आप, क्या है, गुड़ला है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें चारों तरफ क्या कर दिए जाते हैं, छिद्रित यानी छिद्र कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे छेद निकाल दिए जाते हैं, और बीच में अंदर एक दीपक रखा जाता है। क्या रखा जाता है, दीपक रखा जाता है। ये दीपक बना दिया, यानी अर्ध छिद्रित मटके में, ध्यान देना, अर्ध छिद्रित यानी आधे मटके में क्या कर दिया जाता है, छेद कर दिए जाते हैं। अर्ध छिद्रित मटके में दीपक जलाकर जो नृत्य किया जाता है, जो नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को क्या कहते हैं, गुड़ला नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, गुड़ला नृत्य कहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि गुड़ला नृत्य क्या होता है, मारवाड़ में अर्ध छिद्रित मटके में दीपक जलाकर जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, गुड़ला नृत्य कहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि गुड़ला नृत्य क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि गुड़ला नृत्य क्या होता है। ठीक है। अब दोस्तों देखो, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। जब महिलाएं सड़क पर चलती है तो चक्का जाम हो जाता है। जब महिलाएं सड़क पर चलती है तो चक्का जाम हो जाता है। जब महिलाएं दौड़ती है तो चक्का जाम हो जाता है। जब महिलाएं पीटती है तो चक्का जाम हो जाता है। चक्का, CHKA। सी का अर्थ है चैत्री, के का अर्थ है कृष्ण, और ए का अर्थ है अष्टमी। यानी चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कौन सी अष्टमी मनाई जाती है, गुड़ला अष्टमी मनाई जाती है। कौन सी अष्टमी मनाई जाती है,
गुड़ला अष्टमी मनाई जाती है और इसी दिन क्या किया जाता है, गुड़ला नृत्य किया जाता है। यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मारवाड़ में गुड़ला अष्टमी मनाई जाती है और कौन सा नृत्य होता है, गुड़ला नृत्य होता है। गुड़ला नृत्य के दिन एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेले बढ़ते हैं। पहला गुड़ला अष्टमी का मेला बढ़ता है, दूसरा शीतला अष्टमी का मेला बढ़ता है। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि शीतला माता का मंदिर कहाँ है, चाकसू में है। चाकसू कहाँ है, जयपुर में है। इसे यानी शीतला माता को कौन सी देवी कहते हैं, चेचक की देवी कहते हैं। अपनी भाषा में हम सेडर देवी कहते हैं, सेड माता कहते हैं। तीसरा मेला किसका बढ़ता है, ऋषभ देव जयंती मनाई जाती है इसी दिन। कौन सी जयंती, ऋषभ देव जयंती मनाई जाती है। ऋषभ देव जयंती यानी ऋषभ देव जी का मुख्य मंदिर कहाँ आपको पता होना चाहिए, दुलेव में। दुलेव कहाँ है, उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में। तो दोस्तों ध्यान देना है कि गुड़ला नृत्य क्या होता है, अर्ध छिद्रित मटके में दीपक जलाकर जो नृत्य किया जाता है उसे गुड़ला नृत्य कहते हैं। ये गुड़ला नृत्य कब होता है, गुड़ला अष्टमी के दिन होता है। गुड़ला अष्टमी कब मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है। जब महिलाएं चलती है तो चक्का जाम हो जाता है। चक्का से यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला नृत्य के दिन एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेले बढ़ते हैं। पहला गुड़ला अष्टमी का, दूसरा शीतला अष्टमी का, तीसरा ऋषभ देव जयंती का। शीतला माता का मंदिर कहाँ है, चाकसू जयपुर में, जिसे चेचक की देवी कहा जाता है। ऋषभ देव जयंती दुलेव उदयपुर। ठीक है। अब कई बार दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुड़ला नृत्य को किस संस्थान ने संरक्षण प्रदान किया था। देखो गुड़ला नृत्य को जिस संस्थान ने संरक्षण प्रदान किया था उस संस्थान का नाम है रूपायन संस्थान। और ये रूपायन जो संस्थान है वह कहाँ है, बोरुंदा जोधपुर में है। कहाँ है, बोरुंदा जोधपुर में है। तो कोई भी आपसे पूछे कि गुड़ला नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया, गुड़ला नृत्य को संरक्षण जोधपुर की संस्थान रूपायन संस्थान ने प्रदान किया था, जो बोरुंदा जोधपुर में स्थापित है। जिसके संस्थापक यानी इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना स्वर्गीय श्री कमल, ध्यान देना, स्वर्गीय श्री कमल कोठारी ने की थी। किसने की थी, स्वर्गीय श्री कमल कोठारी ने की थी। किसकी स्थापना, गुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान करने वाली संस्थान रूपायन संस्थान की स्थापना कहां की गई थी, बोरुंदा जोधपुर में की गई थी। वहीं राव सातल की एक रानी और है दोस्तों, राव सातल की एक रानी है जिसका नाम है, रानी का नाम है, ध्यान देना, फूली बटियाणी। क्या नाम है, फूली बटियाणी कह दो चाहे आप फूला बटियाणी कह दो। फूला बटियाणी के द्वारा जोधपुर में एक तालाब का निर्माण करवाया गया था। कौन से तालाब का निर्माण करवाया गया था, फूले लाव तालाब का निर्माण करवाया गया था। कहां पर, जोधपुर में। किसके द्वारा, राव सातल की पत्नी फूला बटियाणी के द्वारा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि राव सातल ने सातलमेर नामक नगर बसाया जो जैसलमेर में है, जहां पर रामदेव जी ने भैरव नामक एक राक्षस का वध किया था। ध्यान देना अच्छी तरह से। इसके साथ ही राव सातलमेर पोखरण की राजधानी हुआ करती थी। पोखरण का नाम पोखरण कैसे पड़ा, रामदेव जी के पास मक्का से 5 पीर आने के कारण पड़ा था। रामदेव जी के गद्दी पर बैठते ही किसके साथ संघर्ष शुरू हुए, अजमेर के शासकों के साथ। अजमेर का शासक कौन था, मल्लू खां। मल्लू खां का सेनापति कौन था, गुड़ले खां। गुड़ले खां के साथ कौन सा युद्ध हुआ, पिपाड़ का युद्ध हुआ। गुड़ले खां ने क्या किया, 140 कन्याओं को उठा लिया। कन्या किसकी पूजा कर रही थी, गणगौर की पूजा कर रही थी। वहीं गुड़ले खां की हत्या की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है, गुड़ला नृत्य किया जाता है। गुड़ला नृत्य क्या होता है, अर्ध छिद्रित मटके में दीपक जलाकर जो नृत्य किया जाता है उसे गुड़ला नृत्य कहा जाता है। गुड़ला अष्टमी के दिन यह नृत्य किया जाता है। गुड़ला अष्टमी के दिन एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेले बढ़ते हैं। शीतलाष्टमी का मेला बढ़ता है। ऋषभ देव की जयंती मनाई जाती है। गुड़ला नृत्य को रूपायन संस्थान ने संरक्षण प्रदान किया था।
अब राव सातल के बाद दोस्तों शासक कौन बनता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। राव सातल के बाद जो शासक बनता है वह राव जोधा का दूसरा पुत्र राव सूजा शासक बनता है। कौन बनता है, राव सूजा। ध्यान देना है, जिसका शासनकाल 1492 से लेकर 1515 ईस्वी तक था। राव सूजा के समय राव बीका क्या करता है, मारवाड़ पर आक्रमण कर देता है और मेहरानगढ़ दुर्ग को, किस दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को घेर लेता है। क्यों घेर लेता है, क्योंकि राव बीका को जब भी राव जोधा ने कहा था कि तेरे पास जो लाडनों की जागीर है वह मुझे दे दे और जोधपुर का राज सिंहासन छोड़कर तू बीकानेर चला जा, तो यहां से चला जा। तब बीका था जाकर बीकानेर में, और उसने वहां पर बीकानेर में राठौड़ सत्ता की स्थापना की थी। तो दोस्तों ध्यान देना कि राव बीका राव सूजा के समय मेहरानगढ़ दुर्ग का घेरा डाल लेता है, जोधपुर पर आक्रमण करता है। तब राव सूजा क्या करता है, अपनी राजमाता जसमादे के कहने पर, किसके कहने पर, जसमादे के कहने पर राव बीका को कुछ क्या दे देता है, राज चिन्ह दे देता है। क्यों, क्योंकि जब राव बीका गया था तो उसने अपने पिता से कहा था कि मुझे आपकी तलवार, आपका छत्र, जोधपुर राज्य के राज चिन्ह वह दे दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। तो राजमाता जसमादे के कहने पर राव सूजा बीका को कुछ राज चिन्ह दे देता है। क्या दे देता है, राज चिन्ह दे देता है, और बीका वापस से कहां चला जाता है, बीकानेर में चला जाता है। राव सूजा के समय मेड़ता में वीरम देव के द्वारा स्वतंत्र राठौड़ सत्ता की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है, स्वतंत्र राठौड़ सत्ता की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, वीरम देव के द्वारा। किसके द्वारा, वीरम देव के द्वारा। तो ध्यान देना है, इसके बारे में आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। राव बीका राव सूजा के समय जोधपुर पर आक्रमण करता है, तब राव सूजा अपनी राजमाता जसमादे के कहने पर राव बीका को कुछ राज चिन्ह दे देता है और राव बीका वहां से वापस ही लौट जाता है। राव सूजा के समय मेड़ता में वीरम देव के द्वारा स्वतंत्र राठौड़ सत्ता की स्थापना कर ली जाती है। राव सूजा के बाद उसका एक पुत्र था राव वागा, जो शासक नहीं बना, और उसका जो दूसरा पुत्र था जिसका नाम था राव गांगा, वह शासक बना, जिसका शासनकाल है वह हम कल पढ़ेंगे 1531 से 1532 ईस्वी तक रहेगा। और उसके बाद मालदेव आ जाएगा, फिर चंद्रसेन वगैरह आएंगे। तो राव गांगा के बारे में हम कल पढ़ेंगे। गांगा के बारे में आपको मैंने बताया कि गांगा था तो संगा था, संगा था तो गांगा था। तो दोस्तों यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।